सबसे पहले मैं इस समारोह के शीर्षक में एक सुधार करना चाहूंगा। यह अभिनंदन समारोह मेरा या कुछ लोगों का नहीं है। स्वागत सत्कार और अभिवादन का समारोह भी मैं इसे नहीं मानता। ये जन जन का अभिनंदन समारोह हम कह सकते हैं इसे। और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को सर्वोपरि रखकर मनसा वाचा कर्मणा द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले इस सभागार में उपस्थित हर एक भाई बहन और इस सभागार के बाहर भी जो लोग समन्वय, सौहार्द और समाज की संपन्नता के लिए श्रद्धा से जुटे हैं, ये उन सबका अभिनंदन समारोह। ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सभी सदस्यों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। खासतौर से आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों के प्रति मैं हृदय से आभारी हूं। मुझे प्रसन्नता है कि लोग देश के उज्जवल भविष्य के लिए नई प्रतिबद्धता से काम करने के लिए तत्पर हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन उनकी रचनात्मकता, कड़ी मेहनत, उनके समर्पण को व्यक्तिगत सशक्तिकरण के में सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी संस्कृति में ऋषि मुनियों ने जो निर्देश दिया है कि सभी वर्ग, सभी उम्र के लोगों का ध्यान रखने के लिए जो भी बन पड़े वो करना चाहिए, उस उद्देश्य से कुछ भी अकारज नहीं होता है। पिछले 3 वर्षों से ऊपर के समय से कोशिश की गई है, ये प्रयास भी रहा है कि लोगों की दिक्कतें दूर हों, किसी को तकलीफ न हो, उनके सम्मानजनक जीवन में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। वो स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भाव में वह क्षमता है कि वह भगवान को भी बस में कर सकता है। हम सबका भाव एक जैसा हो, जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण के प्रति समर्पित हो, ये बहुत आवश्यक है। इस कार्यक्रम के आयोजन द्वारा आप सभी लोगों ने जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि समारोह का प्रारंभ ही भगवत गीता के पाठ से हुआ। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र गीतम। मैंने अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान के श्रीमुख से निकला है और जिसने मानवता की सबसे बहुमूल्य वस्तु, उसके चित्त, उसकी चेतना को सही कर्म शुद्ध आचरण के लिए सदैव प्रेरित किया है। बड़े स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी, ज्ञान योगेन संज्ञानम कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान एवं निष्काम कर्म दोनों मार्गों के अनुसार कर्म बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी क्षण मात्र बिना कर्म पर चले आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलने वाले सर्व समाज के लिए मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इन्हीं कर्मों के द्वारा विकास के नए आयाम प्राप्त होंगे, जन कल्याण के अभियान को गति मिलेगी और हर एक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। कार्यक्रम के बारे में और पिछले 2-2.5 वर्षों की यात्रा के बारे में मेरे पहले बताया गया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो पीएम पैकेज एम्प्लॉई हों या हमारे दूसरे साथी जो वहां नौकरी करते हैं, वो भले ही पीएम पैकेज के न हों,
इनकी जो वाजिब कठिनाइयां हैं उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं, वो निश्चित रूप से किया जाएगा। और ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। अभी सिद्धा साहब से मैं बात कर रहा था, पिछले वर्ष इन्होंने एक अच्छा अभियान शुरू किया था। 5,163 युवा या मैं कहूं कि स्वरोजगार के लिए लोग पंजीकृत हुए थे। इन्होंने लाइन डिपार्टमेंट को का विवरण दे दिया। मैं इनसे आग्रह कर रहा था कि थोड़ा ठंड कम हो जाए, तो एक दिन वहीं कैंप लगा करके वो 5,163 लोगों को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है वहीं दे दिया जाएगा। उसमें 5,162 नहीं होगा, पूरा 63 मिल जाएगा। स्टेडियम, एक सभागार, 2-3 बातें आई थी। इस बजट में उसका भी प्रोविजन निश्चित रूप से होगा, तेजी से काम हो जाए। मीडिया में जो कहा जाता है कुछ और छप जाता है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं कि कल की वो हेडलाइन बने। लेकिन भद्रकाली मंदिर के समय जो बात मैंने कही थी वो केवल कहने के लिए नहीं कही गई, उस पर काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि मैं इतना ही कहूंगा कि परिणाम जल्दी आ जाए तब, और आना चाहिए जल्दी। मुख्य सचिव उस पर, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव उस पर पूरी तरह से मेहनत से काम कर रहे हैं। जमीन पर उतर जाए, मैं समझता हूं कि मेरी काफी साथियों से चर्चा है, इसलिए मुझे बहुत उस बारे में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास अब तक जितने इश्यूज हैं सब मेरे पास लिखित हैं। जो रिजॉल्व हैं वो भी हैं, जो पेंडिंग है किसी स्टेज पर हैं उनका भी विवरण मेरे पास है। लेकिन मेरा दफ्तर इसको निरंतर लगा हुआ है कि जो होने लायक हो जल्दी से जल्दी हो जाए। एक मैं छोटा किस्सा सुना था, पता नहीं, एक सारिका पत्रिका निकलती थी हिंदी की, पहले बहुत प्रचलित पत्रिका थी। तो एक बिशन टंडन हिंदी के व्यंग्यकार थे। एक लेख उन्होंने लिखा, उसमें जनक का धनुष किसने तोड़ा। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो उन्होंने लिखा कि साहब, भारत सरकार बहुत चिंतित हुई कि आखिर देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो सरकार बैठी और सरकार ने एक आयोग बनाया। आयोग में बड़े विद्वान लोगों को रखा गया। आयोग की पहली बैठक हुई, अध्यक्ष और नामित सदस्य जो थे। बैठक में ये फैसला हुआ कि साहब, अगर देश को विकसित बनाना है तो प्राइमरी एजुकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले सुदूर ग्रामीण इलाके में कोई प्राइमरी विद्यालय उसको देखा जाए कि वहां पठन पाठन कैसा होगा। यही मौसम रहा होगा। अब जगह कौन था, जम्मू कश्मीर था या यूपी बिहार था, मैं नहीं जानता। आयोग के अध्यक्ष जी पहुंचे वहां, धूप निकल गई थी, हेडमास्टर साहब चारपाई लगा के लेटे हुए थे। आयोग के अध्यक्ष जी गए और उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने ऐसे ऐसे आयोग बनाया, मैं उसका अध्यक्ष हूं। मैं जानने आया हूं कि आपके प्राइमरी स्कूल में पठन पाठन कैसा चल रहा है। तो जो प्रधानाध्यापक थे, हेडमास्टर साहब, उन्होंने कहा, साहब मेरे विद्यालय का पठन पाठन बहुत उच्च कोटि का है, अनुशासन भी बहुत उत्तम है। आइए मैं अपने विद्यालय की जो सबसे ऊंची कक्षा है, मैंने क्लास 5th 5वीं कक्षा में ले चलता हूं। अध्यक्ष जी को लेकर 5वीं कक्षा में गए। सारे बच्चे खड़े हो गए और जब जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनका बैठ जाओ तो सबने स्थान ग्रहण किया। सीता विवाह का प्रसंग पढ़ा रहे थे मार साहब। तो जो आयोग के अध्यक्ष जी थे उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि जनक का धनुष किसने तोड़ा। तो उसने कहा, मैंने नहीं तोड़ा। तो दूसरे से पूछा कि किसने तोड़ा। उसने कहा कि मैंने भी नहीं तोड़ा। बारी बारी से सबने ही जवाब दिया। जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनसे अध्यक्ष जी ने पूछा, कहा, जब से मैं अध्यापक हूं यहां कोई जनक का धनुष नहीं है। ये कब टूटा मुझे नहीं पता। संयोग से जो हेडमास्टर थे, प्रधानाध्यापक,
वो थोड़ा उनसे पहले से थे। तो पूछा उनसे कि साहब कब टूटा? कहा साहब जब से मैं हूं तब से भी यहाँ कोई विद्यालय नहीं। संयोग की बात यह थी कि जो इसके पूर्व के प्रधानाध्यापक थे, हेडमास्टर, उसी गांव के रहने वाले थे, रिटायर हो चुके थे। उनको बुलाया गया तो उनका साहब जब मैं था तब भी कोई जनक का धनुष यहाँ नहीं था, तो पता नहीं है कि कब टूटा। वो बेचारे चले गए, समझ में आ गया कि पठन पाठन कैसा है, अनुशासन उच्च कोटि का है या नहीं है। अब हेडमास्टर साहब को, प्रधानाध्यापक साहब को लगा कि ये बहुत बहुमूल्य चीज हमारे विद्यालय में नहीं है, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कागज दिया और अपना नोट बनाया। यहाँ जैसे जोनल एजुकेशन अफसर होते हैं, हम लोग के यहाँ SDI होते हैं, सब डिविजनल इंस्पेक्टर एजुकेशन। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, महोदय मेरे विद्यालय के जनक का धनुष खो गया है, इससे पठन पाठन में विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, कृपया विलंब में मेरे विद्यालय के लिए एक जनक का धनुष उपलब्ध कराएं। तो वो भेजा उन्होंने। अब उनके जिम्मे पूरे तहसील, जिसमें कई ब्लॉक थे, तो दौरे पर रहते थे। कई दिन बाद आए, देखे तो कागज पढ़ते नहीं थे, रिकमेंडेड एंड फॉरवर्डेड संस्तुति के साथ अग्रसारित लिख के भेज दिया। फिर वो जिला केंद्र पर गया तो बेसिक एजुकेशन के जो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, BSc हमारे कहा जाता है, करते कराते अंत में वो घूमते घामते सचिवालय पहुंच गया। लखनऊ या जम्मू श्रीनगर कहीं पहुंच गया। तो एजुकेशन सेक्रेटरी बेचारे उस दिन एक मीटिंग करके आए थे, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास गए थे। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव उन्होंने मना कर दिया था, बड़े दुखी होकर लौटे थे। देखा इन्होंने ये प्रस्ताव, कहा कि ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है, अब अगली बार मैं देखता हूं कि मेरे प्रस्ताव को फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे खारिज करते हैं। तो इसकी तैयारी किया उन्होंने, मीटिंग बुलाई, DGP साहब को बुलाया और ये हुआ कि भाई जिन विद्यालयों में जनक का धनुष है वो सुरक्षित है कि नहीं, इसको पहले सुनिश्चित किया जाए। तो सभी पुलिस स्टेशन को, थानों को निर्देश दिया गया कि इससे हिंसा न भड़के, इसका ध्यान रखें सभी लोग। ये प्रक्रिया चलती, इन्होंने पूरी सावधानी बरती। और फिर वो मार्च का महीना, पहले 31 मार्च को बड़ी अफरा तफरी रहती थी, खर्च कर लो नहीं तो सब। तो उसके 4-5 दिन पहले बैठक हुई, एजुकेशन सेक्रेटरी गए, फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि साहब प्रस्ताव तो आपका बहुत अच्छा है, इस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं, अगले वित्तीय वर्ष में देखा जाएगा। तो आप सब लोग, मैंने अधिकांश लोग PM पैकेज के हैं, तो सरकारी व्यवस्था से आप परिचित हैं। कई लोग रिटायर्ड हैं तो वो भी उस व्यवस्था से परिचित हैं। हम लोग उस व्यवस्था से बहुत परिचित नहीं थे, अब परिचय काफी हो गया। लेकिन बावजूद इसके देश में एक बड़ा बदलाव हुआ है, और केवल देश की राजनीतिक शैली नहीं बदली है, देश की कार्य संस्कृति में बदलाव आया है। चीजें जमीन पर कैसे हो रही हैं ये लोग महसूस कर रहे हैं। मैं उस कोई राजनीतिक कारणों से नहीं, मैं वास्तविकता में ये बात मैं कह रहा था। मैं ये कह सकता हूं कि प्रशासन संवेदनशील है और पूरी शिद्दत से आप अस्थायी रूप से वहां रहें, आप शांतिपूर्वक वातावरण में रहें, आप, आपका परिवार, आपके आने वाली पीढ़ी जो आपकी विरासत रही है उसको केवल संरक्षित न करे बल्कि उस पर गर्व भी करे और उसको आगे भी बढ़ावे, ये निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। मैं जानता हूं कि राष्ट्र के गौरव के इस शारदा पीठ को लंबे समय तक कठिन समय से गुजरना पड़ा है। ऐसी भयावह प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना, भेदभाव के आघातों को सहना, इनको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। 3 दशकों तक मानवीय गरिमा, मानवतावादी आदर्श और सामाजिक न्याय, इन सब चीजों को चोट पहुंची है। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्थिति में काफी बदलाव हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैं कहूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के फैसले ने जो लोग हाशिए पर थे, ऐसे समुदायों में उम्मीद की किरण जागृत हुई है।
और इस शारदा पीठ की विरासत के उत्तराधिकारियों में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है। अब वो आत्मविश्वास वास्तव में जमीन पर उतरे, इसके लिए अभी बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये बात कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के विकास, कल्याण, सबके सुख शांति और उत्थान के लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ वर्षों में दृढ़ता के साथ कई ऐसी व्यवस्थाएं यहां समाप्त हुई हैं और कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जिससे उम्मीद लोगों के मन में जगी है। कई लोगों के मन में आत्मविश्वास भी आया है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित करना ये सरकार के बस का काम नहीं है। सरकार कोशिश कर सकती है, जब तक समाज आगे नहीं आएगा मुझे लगता है कि ये काम सरकार कर नहीं पाएगी। मैं जानता हूं कि आतंकवाद के कारण रातों रात घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर लोगों को आना पड़ा। दबाव में लोगों ने अपने घर और जमीन और बाकी चीजें छोड़ी, औने पौने दाम पर बेचा, ये भी मालूम है। मैं कोई इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं, लेकिन आपने जो योगदान दिया है, खासतौर से भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र के रूप में विकसित करने में वो पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। इस बात को मैं मानता हूं कि जहां चेतना का केंद्र होता है वहीं उसके आसपास आकर्षण की वजह से आधुनिक समाज भी निर्मित होता है। कई कार्यक्रम हुए हैं, मैं उन कार्यक्रमों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। कुछ निहित स्वार्थों ने पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद किया, अपनों को अपनों से अलग किया और उस आदर्श को नुकसान पहुंचाया। एक समय है जिसमें पूरा समाज आगे आवे, और मैं तो हर जगह खुलेआम कहता हूं कि अगर वो लोग भी कहें कि साहब हमसे गलती हुई तो शायद बेहतर होगा। कुछ लोग मन में स्वीकारते हैं, लेकिन कुछ केवल कहते हैं, मन में नहीं मानते। और मुझे भी 3 साल से ऊपर हो गया, तो मैं लगभग सबको सही रूप में जान भी गया। किसी के साथ ऐसा न हो, इसकी हर कोशिश हो रही है। ये सच है कि आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। जिन लोगों ने आतंकवाद को यहां तक पहुंचाया, वो हर कोशिश कर रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाए, पुंछ रजौरी के माध्यम से या किसी और के माध्यम से। मुझे लगता है कि ये भारत के लिए आर और पार का मसला है, और इसमें भारत सरकार कहीं कोई कोताही करने वाली नहीं है। आतंकवाद को जड़ से नस्तनाबूद करना ये भारत सरकार की प्राथमिकता है। और मैं कई बार कहता हूं कि शांति खरीदी नहीं जा सकती, शांति स्थापित की जाती है, और सरकार उसी नीति पर चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के स्नेह से भी और सरकार की नीतियों के कारण आने वाले दिनों में ये स्थिति अवश्य पैदा होगी, जहां जो जैसे चाहे वो रह सके। शिव सूत्र की जब रचना हुई थी, जिसने चित्तम मंत्र चैतन्य मान्या की शिक्षा दी थी, समाज के विभिन्न पंथों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया था। पुनः इस भाव के लिए मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। इकोसिस्टम में बचे खुचे जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है। काफी लोग अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी जांच नहीं हुई, कुछ की जांच शुरू हुई है, कुछ बची है, उनके लिए भी साक्ष्य जुटाया जा रहा है। उनकी भी जांच जरूर की जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं कि समाज दृढ़ निश्चित कर ले। ये 15-20 लोग इतनी बड़ी संख्या का क्या कर सकते हैं? समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए।
लाखों नागरिकों की ताकत ये इन 10-20 लोगों पर जरूर भारी पड़ेगी। प्रशासन के साथ साथ नागरिकों का भी एक कर्तव्य है, उनका निर्वहन बड़ा जरूरी है। मैं आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूं कि प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से आप सब लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है, आपके हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग हैं, वो जम्मू आते हैं तो कुछ कहते हैं, श्रीनगर जाते हैं तो कुछ कहते हैं, आप भी सुनते हैं। मैं जो श्रीनगर में कहता हूं वही जम्मू में कह रहा हूं, और जो जम्मू में कह रहा हूं श्रीनगर में भी भाषा बदलने का कोई कारण नहीं, क्योंकि आदमी अगर सही बात कह रहा है तो उसे भाषा बदलने की जरूरत नहीं होती, और इसके कारण बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे लोगों को समय पर पहचानना ये बड़ा आवश्यक है। गलती हम तब कर देते हैं जब ऐसे लोगों को वक्त पर नहीं पहचानते हैं। बीच बीच में मुझे कई लोग कई तरह की बात करने लगे। कुछ लोग कहने साहब एलजी साहब चुनाव लड़ेंगे क्या? मुझे न कोई चुनाव लड़ना है, न मेरा कोई राजनीति से लेना देना है। लेकिन एक बात मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि जब तक यहां रहना है, चुनाव करा करके ही जाना है, उसके पहले जाना भी नहीं। लेकिन जब तक रहना है तब तक ठीक से रहना है, किसी के दबाव में नहीं झुकना है, और किसी कमजोर की बात जरूर सुनना है। सामान्य आदमी के जीवन में परिवर्तन आवे, उसके चेहरे पर खुशी आवे, इसके लिए हर प्रयास करना है। आम आदमी के सपने पूरे हों, उनकी आकांक्षाओं को सफलता के नए शिखर मिले, उनके सामर्थ्य को नया बल मिले, ताकि वो भी विकसित भारत की यात्रा में अपना योगदान दे सके। प्रशासन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हुए आम आदमी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की हर कोशिश कर रही है। हर एक जरूरतमंद तक पहुंचना, विकास की आखिरी कतार में खड़े हुए व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। मित्रों, मैं जानता हूं तिरंगे की रक्षा, देश की अखंडता, संस्कृति, संस्कारों, विचारों की सुरक्षा के लिए माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज दोनों ने आतंक का दंश झेला है। यह अकथनीय है। उसके पश्चात एक ऐसा दौर भी आया जब अत्याचार से हजारों लोगों ने, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि आप जैसे लोग सुरक्षित रहें और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स और आतंकवाद के इकोसिस्टम की कमर पूरी तरह से टूट जाए, ये हर कोशिश की जाएगी। जो आपने कहा है, मैं एक एक करके क्या बताऊं, मोटे तौर पर उन कामों को कर दिया गया है। आवास, मैंने जो सरकारी तंत्र का बताया, भारत सरकार का गृह मंत्रालय कमिटेड है, क्योंकि जो घर नए बने हैं वहां सुरक्षा के भी माकूल प्रबंध हो, आवास आपके जल्दी से जल्दी बन जाए। ये कश्मीर में जिस सूत्र की रचना हुई थी, उसके पहले सूत्र में कहा गया है, उद्यमो भैरवः, उद्यम ही भैरव है। यानी हमारी कुछ रचनात्मक करने की चेष्टा, उसकी यात्रा में पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। विरासत के साथ आधुनिक स्वरूप देकर नया जम्मू कश्मीर बने, इसकी चेष्टा हम सबको मिलकर करनी है। समाज के सब लोग मिलकर के जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ावें, राष्ट्रहित की रक्षा करें, समाज के सुखमय भविष्य की रचना करें। ये सब मिलकर के ही करेंगे। तो 9 वर्ष में मिल रहे हैं, इसलिए 9 वर्ष की मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं, और आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करके अपनी बात में पूरी करता हूं। और सिद्धा साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि जो कैंप लगे थे, आप बैठे रहिए, इनको परिणाम तक पहुंचाना मैं लुल्लू साहब को बता दूंगा। तो जिस दिन आप तय करेंगे 26 जनवरी के बाद रखिएगा, फरवरी में ये जो काम थे वो भी पूरे कर दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।